ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी के बारे में। तो बेसिकली स्टोरेज क्लासेस हमें बताती हैं 4 फैक्टर्स फॉर अ वेरिएबल और अ फंक्शन। वेरिएबल मीन्स जैसे आप अपने प्रोग्राम में एक इंट a इज इक्वल्स टू 10 एक इस तरीके से कोई वेरिएबल को इनिशलाइज किया है या फिर मे बी उसको डिक्लेयर किया है जस्ट, और आपने कोई फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, तो उन सब के लिए स्टोरेज क्लासेस काम करती हैं। क्या 4 फैक्टर्स बताती हैं? एक तो बताती है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, सेकेंड बताती है उसका स्कोप, थर्ड स्टोरेज कहाँ पर होगा उस वेरिएबल का, एंड द लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल। ये 4 फैक्टर्स हमें बताती हैं स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस के हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स: स्टैटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर, ऑटो एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इन सभी के लिए चारों फैक्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो होती हैं हमारे पास डिफरेंट। तो स्टोरेज क्लास जैसे मैंने आपको बताया क्या बताता है, डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन विद इन सी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले तो कि ये 4 फैक्टर्स का मीनिंग क्या है, इससे हमारा मीनिंग क्या है किसी भी प्रोग्राम के रेफरेंस में। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखती हूँ एंड उसके थ्रू फिर हम लोग समझेंगे कि इन 4 फैक्टर्स का क्या मीनिंग होता है। तो लेट सपोज हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसमें 2 फंक्शंस को कॉल किया है, दैट इज शो फंक्शन एंड शो वन फंक्शन। शो फंक्शन की डेफिनेशन में जस्ट एक वेरिएबल लिया है मैंने a और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। ऐसे ही जो शो वन फंक्शन है उसमें एक वेरिएबल लिया है b जिसको इनिशियलाइज किया गया है एंड उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले तो देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो मुझे बताइए। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन पर जाएगा, शो फंक्शन कॉल हो रहा है तो शो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा, a की वैल्यू मेमोरी में कितनी आ जाएगी 10 का बाइनरी फॉर्म सेव होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बट मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ कि मेमोरी में 10 सेव होगा। एंड देन printf a, यानी कि आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा आपके पास 10। एंड देन फिर से जाएगा मेन फंक्शन के बाद, शो वन फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर, शो वन फंक्शन पर जाएगा b, एक हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 11 एंड देन b की वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है। तो हमारे पास आउटपुट में कितना आ जाएगा 10 एंड 11 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने a की वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया था, अगर मैं इसकी वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करती उस केस में ये क्या प्रिंट करता, तो उस केस में ये प्रिंट करता एक गार्बेज वैल्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक इनिशियल वैल्यू। कि अगर आपने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उस वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो a को इनिशियलाइज नहीं किया था तो इसीलिए ये यहाँ पर लेगा गार्बेज वैल्यू। बट हम यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 टाइप की क्लासेस हैं तो चारों टाइप की क्लासेस के लिए इनिशियल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं जो हम अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बट अभी जस्ट आप इतना समझो कि इनिशियल वैल्यू से मतलब क्या है, कि अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो क्या वैल्यू उठाएगा, क्या वैल्यू आपको आउटपुट में देगा अगर आप उसे प्रिंट करवा रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को 10 दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर शो वन फंक्शन में मैंने एक वैल्यू और प्रिंट करवाई है a की, ठीक है। तो देखिए क्या होगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो a इज इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन फिर ये जाएगा शो वन फंक्शन पर, तो b की वैल्यू 11 है तो b प्रिंट हो जाएगा। एंड देन ये प्रिंट करवा रहा है a की वैल्यू, बट a जो है इस फंक्शन में शो वन फंक्शन में ना तो डिक्लेयर किया गया है और ना ही इनिशियलाइज किया गया है। a को कहाँ पर इनिशियलाइज किया गया था, शो फंक्शन में। तो आप जिस भी वेरिएबल को, अगर आपने नॉर्मल एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है तो इसका जो स्कोप होता है वो उसी पर्टिकुलर फंक्शन में होता है। अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये आपको एरर देगा यहाँ पर इस वाली लाइन पर कि अनडिक्लेयर्ड a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a की डेफिनेशन, a की वैल्यू ये ढूंढेगा अपने ही फंक्शन में, शो वन फंक्शन में। इसको मतलब नहीं है कि दूसरे फंक्शन में a की वैल्यू क्या थी।
तो ये कहलाता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, कि उसकी जो आप उसको वैल्यू का यूज़ कर सकते हो या प्रिंट करवा सकते हो वो कहाँ तक करवा सकते हो, कितने ब्लॉक तक करवा सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो ए की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक तक लिमिट है, ए का जो स्कोप है वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक लिमिट है। अब आप इसको इस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हो, दैट इज नोन एज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने बी को इनिशियलाइज किया है, अब अगर आप बी को इस शो फंक्शन में प्रिंट करवाते हो या फिर मान लो आप a इज इक्वल टू बी प्लस 1 करवाते हो, यानी कि b की वैल्यू पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, तो ये अगेन आपको एरर देगा कि b इज अनडिक्लेयर्ड फॉर फंक्शन शो, क्योंकि b की जो डेफिनेशन है, b का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक तक लिमिट है। तो ये हमारा कहलाता है स्कोप। तो चारों क्लासेस के लिए स्कोप डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की। चारों क्लासेस के लिए, स्टोरेज क्लासेस के लिए जो स्टोरेज होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डायग्राम है, जिसका ये मेमोरी का डायग्राम है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो डिफरेंट सेक्शंस में जाके चीज़ें सेव होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट सेगमेंट में जाके सेव होता है बाइनरी इमेज ऑफ द प्रोसेस, डेटा सेगमेंट में जाके सेव होता है स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स। इसमें क्या सेव होता है हमारे पास, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड द ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर आपने अपने प्रोग्राम में केवल एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है तो वो इस सेगमेंट में जाके हमारा मेमोरी में सेव होगा। BSS सेगमेंट में सेव होते हैं अनइनिशियलाइज्ड स्टैटिक वेरिएबल्स। हीप में हमारे पास बेसिकली जब आप डायनामिक मेमोरी का यूज़ करते हो तो उस टाइम पर जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो जाके सेव होता है हीप में। ऐसे ही हमारे पास स्टैक होता है। स्टैक में हमारे पास ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आप यूज़ करोगे यहाँ पर ऑटो स्टोरेज क्लास का, तो उस केस में यूज़ होता है हमारे पास किसका, स्टैक मेमोरी का। बेसिकली ये मेमोरी ही है, बट मेमोरी को कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। जो मेन आपको ध्यान रखना है वो एक तो डेटा सेगमेंट का ध्यान रखना है, हीप का ध्यान रखना है एंड स्टैक का ध्यान रखना है। इस डायग्राम को छोटा करके केवल ये 3 सेक्शन बना लो। कौन कौन से, एक तो हमारे पास क्या है, डेटा सेगमेंट है। डेटा सेगमेंट में हमारे पास क्या सेव हो रहे हैं, स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। दूसरा हमारे पास हीप है। हीप में हमारे पास क्या सेव हो रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम पर जो आप मैलॉग कैलॉग या न्यू फंक्शंस का यूज़ करते हो, उस टाइम पर जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो हीप में जाके सेव होती है। एंड एक होता है हमारे पास स्टैक। स्टैक में हमारे पास ऑटो जो वेरिएबल्स होते हैं वो जाकर मेमोरी लेते हैं। तो जो हमारे पास चारों तरह की क्लासेस हैं ये, उनके लिए जो स्टोरेज होता है वो डिफरेंट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ आता है हमारे पास लाइफ। लाइफ का क्या मीनिंग है, लाइफ भी जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी का। ए का जो स्कोप था वो सिर्फ इस फंक्शन में था, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ए की जो लाइफ थी वो इस फंक्शन में थी। बट लाइफ एंड स्कोप में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, स्कोप का हम मीनिंग बात कर रहे हैं कि भाई उसका जो यूजेस है वो किस ब्लॉक तक है या फिर किस फंक्शन तक है, जबकि लाइफ के केस में हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी की, कि मेमोरी में वो कब तक सेव्ड है। कुछ हमारे पास, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं एंड एक्सटर्न वेरिएबल्स होते हैं, उनकी लाइफ होती है टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, वो एंड तक वो स्टे करेंगे। बट जो रजिस्टर आप अगर क्लास का यूज़ कर लोगे किसी वेरिएबल के साथ, या ऑटो क्लास का अगर आप यूज़ कर लोगे, तो ब्लॉक के ख़त्म होते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऑटो क्लास यूज़ कर लूँगी तो इस ब्लॉक के ख़त्म होते ही ए की वैल्यू भी ख़त्म, आप इसका इसमें यूज़ नहीं कर पाओगे, चाहे आप इसको डिक्लेयर कर लो, वो एक नया वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पर। तो ये कहलाता है हमारा लाइफ। अब हम एक एक करके चारों क्लासेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑटो क्लास। अगर आप, जैसे हम अभी तक जो प्रोग्राम लेकर चल रहे थे, नॉर्मल वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने कोई भी क्लास यूज़ नहीं किया था, स्टोरेज क्लास, हमने कोई भी क्वालिफायर यूज़ नहीं किया था। तो उस केस में जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास थी वो ऑटो स्टोरेज क्लास थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका हैंड टू हैंड प्रोग्राम बनाते चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ स्टोरेज क्लासेस के नेम से, स्टोरेज क्लास डॉट सी के नेम से यहाँ पर मैं बना लेती हूँ एक फाइल। तो यहाँ पर जल्दी से कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर देते हैं। stdio.h void main एंड देन यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, या एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, int a इज इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट f परसेंटाइल d कॉमा a, ठीक है।
और एक और फंक्शन बना लेते हैं void show। जो हमने प्रोग्राम वहाँ लिखा था ना, वही सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसी में हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे और समझेंगे। तो देखिए हमारे पास हमने शो एंड शो वन फंक्शन को कॉल किया है। ट्राई कीजिए जो मेन फंक्शन है वो आप प्रोग्राम के सबसे लास्ट में रखें, ठीक है। अब हमने सबसे पहले शो फंक्शन को कॉल किया है, तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट हो गया हमारे पास। ऐसे ही जब हमने शो वन फंक्शन को कॉल किया है तो हमारे पास फिर से बी की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। ये देखिए हमारे पास 10 और 10 ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ऑटो क्लास का हम लोग यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑटो क्लास ही है, वैसे ऑटो क्लास का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑटो स्टोरेज क्लास का कंट्रोल एस किया, तो ऑटो स्टोरेज क्लास जो होती हैं, अभी हम इसकी बात करें तो इनिशियल वैल्यूज़ की कितनी होती है, गार्बेज। सो लेट्स चेक दिस कि भाई गार्बेज वैल्यू हमारे पास आ रही है या नहीं। तो हमने किया इसको एग्जीक्यूट, तो ये देखिए हमारे पास ए की एक गार्बेज वैल्यू आ गई क्योंकि हमने इसको इनिशलाइज नहीं किया था, ठीक है। अगर मैं इसी को बना देती हूँ रजिस्टर क्लास दिस वन, तो रजिस्टर क्लास की भी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास क्या, एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। दोनों की देखो आप अगर इसमें, तो रजिस्टर एंड ऑटो दोनों ही क्लासेस हमें गार्बेज वैल्यू देती हैं, बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनसे अगर आप रजिस्टर्स का यूज़ करते हो अगर अपने वेरिएबल्स को सेव करवाने में, तो वहाँ से डेटा को जो एक्सेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो फास्ट अगर आपको लग रहा है एक ऐसा वेरिएबल जिसका यूज़ आप बार बार कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो यू कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इन रजिस्टर, उसकी वैल्यू आप रजिस्टर में सेव करवा सकते हो। जबकि जो ऑटो क्लास है उसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। रजिस्टर का जो स्टोरेज है वो सीपीयू रजिस्टर में है, और ऑटो का कहाँ पर है, स्टैक में है। तो स्टैक से डेटा इनपुट करवाने में, आउटपुट करवाने में टाइम टेकिंग होता है इन कंपैरिजन टू रजिस्टर। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका आपको लगता है कि बार बार यूज़ हो रहा है, जैसे कि हम काउंटर्स का हम बार बार यूज़ करते हैं, अगर आप कहीं भी यूज़ करो, फॉर लूप लगाते हो तो उसमें आई जे जो भी आप यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करते हो उनका यूज़ बार बार होता है, तो उस केस में हम उन वेरिएबल्स को स्टोर करवाते हैं रजिस्टर में। बट क्या है, ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर में मेमोरी जो है अवेलेबल हो, क्योंकि रजिस्टर्स का साइज़ बहुत कम होता है, केबीज़ में होता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वहाँ पर हमेशा स्पेस मिले। तो अगर आपने रजिस्टर में सेव करवाया है डेटा को, तो पहले वो चेक करेगा रजिस्टर में कि रजिस्टर में स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस है तो वो अपनी वेरिएबल को रजिस्टर में सेव करवा देगा, और अगर रजिस्टर में मेमोरी नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वो अपना जो वेरिएबल है उसको सेव करवाएगा रैम में ही, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रजिस्टर एंड ऑटो क्लास में क्या डिफरेंस होता है। दोनों की ही गार्बेज वैल्यू आएंगी, इनिशियल वैल्यूज, बट अगर आपने किसी वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास के थ्रू सेव किया है, तो उसका जो वेरिएबल है, यानी जो ये ए वेरिएबल है, वो जाकर कहाँ पर सेव होगा, एक रजिस्टर में। तो उसका जो डेटा आने जाने में जो वैल्यू बार बार फैच हो रही है, जाके सेव हो रही है, उसमें टाइम कम लगता है। अगर मैं इसकी वैल्यू को सेव करवा देती हूँ तो जस्ट ये नॉर्मल हमारे पास 10 और 10 ये प्रिंट करवाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी कि इनिशियल वैल्यूज़ क्या है हमारे पास। अब स्टैटिक और एक्सटर्न में आपको बताऊंगी बाद में, पहले हम रजिस्टर और ऑटो की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी, जैसे हमारे पास एक ये शो ऑटो की बात कर रहे हैं पहले हम लोग, ऑटो, ठीक है। तो हमारे पास एक इंटीजर ये है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, ए की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रही हूँ शो वन फंक्शन में, जबकि मैंने यहाँ पर इसको जो है डिक्लेयर या इनिशलाइज नहीं किया है। तो देखो सेव कर दिया मैंने, तब भी ये मुझे एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर ए इज़ अनडिफाइंड। एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे पास यही सेम एरर आएगी। ये है हमारे पास, ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर्स इन। यहाँ पर क्या है, आपके पास ए अनडिक्लेयर्ड आया है इस फंक्शन में। क्यों आया है, क्योंकि ए का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ शो फंक्शन में है। अगर कोई भी वेरिएबल है उसका स्कोप, अगर आपने उसको ऑटो डिक्लेयर किया हुआ है उस वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पर ए को ऑटो डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ शो फंक्शन तक है, उसको आप कहीं और एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें इसने एरर शो कर दिया। सेम विद दिस इंट बी एज वेल। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ऑटो ही है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो ये ऑटो ही कंसिडर किया जाता है। आप लिखो मत लिखो डजेंट मैटर, तो ये ऑटो है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊँगी, देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेव कर दिया मैंने, तो बी के लिए भी आइडेंटिफायर बी इज़
अनडिफाइंड ये हमें शो कर रहा है। तो दिस इज नोन एज द स्कोप। सेम विद द रजिस्टर, अगर आप इसे रजिस्टर वेरिएबल भी लेते हैं तब भी सेम हमारे पास रहेगा, क्योंकि रजिस्टर का भी जो स्कोप होता है विद इन ब्लॉक होता है। जिस ब्लॉक में आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, उसी में ही इसका स्कोप होता है। तो ए जो है वो इस टाइम पर रजिस्टर टाइप का वेरिएबल है, तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ शो फंक्शन में है, आप इसको दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। थर्ड था हमारे पास स्टोरेज। तो रजिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्टर में मेमोरी लेगा अगर वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो रैम का ही यूज़ करेगा। ऑटो जो है वो स्टैक का यूज़ कर रहा है, यानी रैम में ही हमारे पास स्टैक है और उसका यूज़ कर रहा है ऑटो क्लास। अब हमारे पास लाइफ की बात कर रहे हैं, तो लाइफ देखते हैं हमारे पास टिल एंड ऑफ द ब्लॉक। हमने क्या बताया आपको, लाइफ में क्या होता है, मेमोरी की रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि मेमोरी में कब तक उसकी वैल्यू रिटेन रहेगी। तो जैसे हम पहले ऑटो की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑटो टाइप का मैंने ये एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया हुआ है। स्कोप इसका कहाँ तक है, शो फंक्शन तक है। मान लीजिए अब कि मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ दूसरे फंक्शन में, तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर मैं उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इंट ए डिक्लेयर कर देती हूँ, चलो ऑटो टाइप का ही कर देती हूँ, तो क्या पॉसिबल है कि ये ए की वैल्यू उठाएगा, वही सेम वाली। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम ले लेते हैं, 2 विंडोज़ ले लेते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले शो फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए में क्या वैल्यू है, 10 है। प्रिंट एफ 10 हो गया हमारे पास, 10 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। शो 1 फंक्शन पे गया, ए डिक्लेयर किया गया, बी में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 10 है। बी की वैल्यू प्रिंट करवाई गई, हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट करवाई गई है, और जबकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। तो आप बताइए मुझे कि ए की वैल्यू 10 उठ कर आएगी या फिर ऑटो की जो इनिशियल वैल्यू है वो उठ कर आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। सोचिए इस बात को, पॉज कीजिए और सोचिए। हमने क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ ऑफ द ऑटो क्लास इज टिल एंड ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि हमारे पास, मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो हमारे पास आया है 10 10, और इस वाले ए के लिए इसने प्रिंट की है गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर ए को इनिशियलाइज नहीं किया था, तो इसने यहाँ पर उठाई है गार्बेज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए था, इसका जो लाइफ था वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक था। ये ब्लॉक ख़त्म होते ही इसकी लाइफ ख़त्म, ए मेमोरी में इसकी लाइफ ख़त्म। अब इसको अगर आप ए वेरिएबल को कहीं और यूज़ करोगे तो आप जो भी नई वैल्यू दोगे वो यूज़ होगी, या फिर जो अगर आपने नई वैल्यू नहीं दी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 11 दिया, तो सोचो अब ए की वैल्यू ये 10 उठाएगा या 11 उठाएगा, 11 उठाएगा। लेट्स चेक द आउटपुट, 10 10 11, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू अपडेट कर दी है। और अगर आपने यहाँ पर नहीं दी थी तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू दैट इज़ गार्बेज वैल्यू उठाई थी। तो दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ वेरिएबल, कि वो ये ब्लॉक ख़त्म होते ही ए का काम ख़त्म, मेमोरी से वो ख़त्म हो गया है। ऐसे ही इस बी के लिए है। अगर मान लीजिए रजिस्टर टाइप का होता तो रजिस्टर के लिए भी सेम है हमारे पास। इसको भी मैं यहाँ पर भी चलो रजिस्टर बना देती हूँ, रजिस्टर। तो अब देखिए अगेन ये मुझे देगा एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि रजिस्टर के केस में भी हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है, क्योंकि इसका जो लाइफ था वो इसी ब्लॉक तक ख़त्म हो गया था, ए की वैल्यू ख़त्म हो गई थी। अब आप आगे अगर ए वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो तो आपको उसकी नई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर नई वैल्यू नहीं दे रहे हो, केवल डिक्लेयर कर रहे हो, तो इट विल टेक अ गार्बेज वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे रजिस्टर क्लास एंड ऑटो क्लास के लिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये रजिस्टर क्लास एंड ऑटो क्लास के जो वेरिएबल्स हैं आप उनको ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकते हो। देखो अगर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, अगर आप इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हो तो ये आपको देगा एरर, अ ग्लोबल स्कोप डिक्लेरेशन मे नॉट हैव दिस स्टोरेज क्लास। रजिस्टर क्लास एंड ऑटो क्लास को आप जो है ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बना सकते हो। जिस भी फंक्शन में आप इन्हें डिक्लेयर करोगे इनका स्कोप सिर्फ वहाँ तक है, तो इसलिए कभी भी ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाए जा सकते हैं। ना ही आप ऑटो को भी एक ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिया तो ये भी आपको देगा एक एरर। ये देखिए यहाँ पर हमें ऑटो के लिए भी ये एरर दे रहा है, फाइल स्कोप डिक्लेरेशन ऑफ ए स्पेसिफाइज ऑटो, यानी कि ऑटो एंड रजिस्टर क्लासेस की जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कभी भी ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका स्कोप एक केवल फंक्शन तक है। इसीलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की। तो स्टैटिक वेरिएबल्स की जो इनिशियल वैल्यू होती है,
इसको अभी ग्लोबल से हटा देते हैं। एक स्टैटिक टाइप का मैं वेरिएबल लेती हूँ, स्टैटिक इंट a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अभी इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। कंट्रोल एस किया तो देखते हैं हमारे पास कि a की क्या वैल्यू आएगी। ये यहाँ से मैं हटा देती हूँ अभी, और ये भी हटा देती हूँ। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। सो लेट्स चेक द आउटपुट। हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 एंड 10। ए की वैल्यू 0 आई है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था। तो वही चीज़ लिखी है कि स्टैटिक क्लास के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। स्कोप की बात करते हैं कि इसका जो यूज़ है वो कहाँ तक रहता है। तो जैसे यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी 10, और इसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं दूसरे वाले ब्लॉक में, दूसरे वाले फंक्शन में। तो देखते हैं हमारे पास कि ए की क्या वैल्यू आएगी। देखो, आइडेंटिफायर ए इज़ अनडिफाइंड, तो इसलिए हमने लिखा है कि जो स्टैटिक वेरिएबल हैं उनका भी जो स्कोप होता है वो विद इन ब्लॉक होता है। अगर आपने जिस भी फंक्शन में उसको लिखा है, जिस भी फंक्शन में उसको इनिशियलाइज किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन तक इसका स्कोप है, बाकी दूसरे फंक्शन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है द स्कोप ऑफ दिस स्टैटिक वेरिएबल इज विद इन ब्लॉक। स्टोरेज के लिए ये यूज़ करता है डेटा सेगमेंट का। डेटा सेगमेंट ये स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे स्टैटिक वेरिएबल सेव होंगे। अब बात करते हैं हम लाइफ की। लाइफ का क्या मीनिंग है इसके केस में। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग लाइफ का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है, और a इक्वल्स टू a प्लस 1 में अगर कर देती हूँ, और फिर से शो फंक्शन को मैं कॉल करती हूँ। और एक और हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, नॉर्मल ऑटो वाला ले लेते हैं, ऑटो। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो पाएगा। b इज इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू b प्लस 1 कर रहे हैं, और हम लोग b की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाएंगे b की। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन में क्या कॉल हुआ है, शो फंक्शन। शो फंक्शन को 2 बार कॉल किया है मैंने, इस फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। तो क्या होगा, देखो हमारे पास एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, और एक ऑटो टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20। हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस 1 किया तो इसकी वैल्यू हो गई 11, b इक्वल्स टू b प्लस 1 किया तो इसकी वैल्यू हो गई 21। यहाँ तक हो गया काम। अब a की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 11, और b की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 21। फिर से मेन फंक्शन पे गया, फिर से हमने शो फंक्शन को कॉल किया है, तो क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास 10 है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। तो क्योंकि वेरिएबल a स्टैटिक टाइप का है तो ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं करने वाला है, ये इसकी वैल्यू अब 11 ही रहेगी। और जबकि b की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाएगी यानी कि 20 हो जाएगी, तो ये फिर से उठा के इसकी वैल्यू को 20 कर देगा। अब a इक्वल्स टू a प्लस 1 हमने किया तो 11 थी, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी और b की वैल्यू 21 हो जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 12 एंड 21 आएगा। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ और फिर आप देखिए कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए 11 21 ये था हमारे पास, फिर 12 21। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक वेरिएबल एंड द ऑटो वेरिएबल। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका जो लाइफ है टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम है। जब तक आप शो फंक्शन को कॉल करते रहोगे वो ए की वैल्यू को इसी में ही अपडेट करता रहेगा। अब आप ए की वैल्यू को रिटेन करके रख रहा है क्योंकि वो ए की वैल्यू को बार बार इनिशियलाइज नहीं करेगा। जो वैल्यू फाइनल अपडेट हुई थी वही उसी का यूज़ करेगा। जबकि जो हमारे पास ऑटो या रजिस्टर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को आप फिर से इनिशियलाइज कर सकते हो क्योंकि उनका जो लाइफ होता है वो टिल एंड ऑफ द ब्लॉक होता है। जैसे ही वाला ब्लॉक एक बार ख़त्म हुआ ए की वैल्यू ख़त्म, बट जैसे यहाँ पर हुआ था जैसे ही हमारे पास एक बार जब शो फंक्शन कॉल हुआ था ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, इसकी वैल्यू अपडेट हुई, इसकी वैल्यू अपडेट हुई, ये वाला ब्लॉक ख़त्म तो बी की वैल्यू भी ख़त्म। तो इसने हमें क्या प्रिंट कर दिया था, यहाँ पे 21 प्रिंट किया था, ए ने 11 प्रिंट किया था, तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी। फिर से इसने शो फंक्शन को कॉल किया तो अब ए को ये फिर से इनिशियलाइज नहीं करेगा, इसी को ही अपडेट करेगा, और बी को ये फिर से इनिशियलाइज करेगा क्योंकि वो ऑटो टाइप का वेरिएबल है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 21 आई थी। अगर मैं शो फंक्शन को फिर से कॉल कर लेती हूँ, मान लीजिए
यहाँ पर मैं शो फंक्शन को अगर फिर से कॉल करती हूँ तो क्या होगा, फिर से जाएगा ऊपर, यहाँ पर प्रोग्राम पर जाएगा। स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है ये, तो ये कुछ भी नहीं करेगा ए के साथ, ये इसी के वैल्यू को बढ़ा देगा फिर से, क्योंकि a = a+1 हुआ है। बट b हमारे पास ख़त्म हो चुका था, तो b को फिर से इनिशियलाइज करेगा विद 20 वैल्यू और 21। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 13 एंड 21 आएगा। मैं a की वैल्यू 11, 12, 13, और जबकि हमारे पास b जो ऑटो टाइप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 21 है। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। स्टैटिक की जो लाइफ होती है टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम है, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उसकी वैल्यू रिटेन रहेगी। जबकि रजिस्टर एंड ऑटो क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जैसी ब्लॉक खत्म हुआ उसकी वैल्यू खत्म मेमोरी से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब एक्सटर्न वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग। एक्सटर्न वेरिएबल बेसिकली यूज़ होता है जब आप किसी दूसरी फाइल से, आप जैसे हम स्टोरेज क्लास .c फाइल पे काम कर रहे हैं, बट आप किसी वेरिएबल को या फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो जो किसी दूसरी सी फाइल में या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में है, तो उस टाइम पे हम एक्सटर्न क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक addition.c एक फाइल बनी हुई है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक int c वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए, और इसका चलो हम पहले एक वैल्यू इसका इनिशियलाइज कर देते हैं 10। अब मान लीजिए इस c की वैल्यू addition.c फाइल से c की वैल्यू को मैं यूज़ करना चाहती हूँ स्टोरेज क्लास .c में। अच्छा, ऐसा केस कब आता है, ऐसा केस तब आता है मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टोरेज क्लास .c फाइल पर आप काम कर रहे हैं, addition.c पर आपका फ्रेंड काम कर रहा है। तो हमें जो वैल्यू c की यूज़ करनी है अपनी फाइल में स्टोरेज क्लास .c में, उस वैल्यू का यूज़ करना है जो addition.c में यूज़ हुई है। तो उस टाइम पर हम एक्सटर्न वेरिएबल का यूज़ करते हैं, दोनों फाइल्स को लिंक करवाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, addition.c फाइल से c की वैल्यू को उठाने वाले हैं स्टोरेज क्लास .c में। तो सबसे पहले तो इसको हमें करना होगा यहाँ पर इंक्लूड। कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड विद इन डबल कोट्स हम लोग लिखेंगे addition.c। तो अब क्या कर सकते हो, आप उसके वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो। तो वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्न एंड c। तो एक्सटर्न जैसी कंपाइलर को मिलेगा, वो समझ जाएगा कि मुझे इस c की जो वैल्यू है वो मुझे इस फाइल में मिल सकती है, कहीं और मिल सकती है, और दूसरी फाइल में भी मिल सकती है किसी, और दूसरी फाइल कौन सी हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं c की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, तो देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट कर देगा। केवल एक बार इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, Ctrl S करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में देखिए क्या आना चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 11, क्योंकि 10 थी और यहाँ पर +1 हो गई तो 11, और c की वैल्यू addition.c में c की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 11 एंड 10। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर्स आ रही हैं, रीडेफिनेशन ऑफ मेन, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ शो वन वॉज हेयर। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने addition.c में भी शो फंक्शन एंड शो वन फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। सो मैं इसे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर शो 3 कर देती हूँ, और मेन फंक्शन को यहाँ पर हटा देती हूँ यहाँ से addition.c से, क्योंकि ये चीज़ का आप ध्यान रखना, जिस भी फाइल को आप इंक्लूड कर रहे हो, जैसे addition.c को मैंने इंक्लूड किया है स्टोरेज क्लास .c में, तो यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेन फंक्शन पूरे प्रोग्राम में केवल एक होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्या कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 फाइल्स हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 फाइल्स की बात कर रही हूँ मैं। एक तो addition.c की बात कर रही हूँ, और एक बात कर रही हूँ मैं स्टोरेज क्लास .c की। ठीक है, तो मेन फंक्शन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, तो मेन फंक्शन पूरे प्रोजेक्ट का केवल एक ही होगा ना, मल्टीपल मेन फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं हो सकता, केवल एक ही क्लास में मेन फंक्शन होगा ये। तो इसलिए हमें एरर शो कर रहा था यहाँ पर। ओके, यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जिस भी वेरिएबल को आप बना रहे हो, एक्सटर्न के थ्रू एक्सेस कर रहे हो ना, वो यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। हम c को एक्सेस कर रहे हैं ना स्टोरेज क्लास .c में, तो c वेरिएबल इस addition.c में एक ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। सो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी बाकी चीज़ों को मैंने बना दिया है कमेंट, अभी हम बहुत सिंपल रखते हैं। शो वन फंक्शन को मैंने कमेंट बना दिया है, मेन फंक्शन में सिर्फ शो फंक्शन को कॉल किया है।
अब एडिशन डॉट सी जो एक फाइल है यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया हुआ है c इक्वल्स टू 10, इसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ स्टोरेज क्लास डॉट सी में। तो सबसे पहले तो जो ध्यान रखना है, जिस भी वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हो दूसरी फाइल में, वो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंट c इक्वल्स टू 10 है हमारे पास। अब इस c को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं यूज़ करूँगी इसको एक्सटर्न वेरिएबल के साथ, एक्सटर्न इंट c। तो अब ये c की जो डेफिनेशन उठाएगा, c की जो वैल्यू उठाएगा वो एडिशन डॉट सी से उठाएगा, यानी कि 10 उठाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए। c को मैंने यहाँ पर देखिए प्रिंट करवाया है, a की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 10। तो a की वैल्यू 11 क्यों आई है, यहाँ पर हमने 10 वैल्यू दी थी और a इक्वल्स टू a+1 किया था तो 11 हो गया। c की वैल्यू मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं की है, बट ये कहाँ से उठा रहा है, एक्सटर्न हमने यहाँ पर क्वालिफायर का यूज़ किया है, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज़ किया है। तो वो इसको ढूंढेगा किस फाइल में जो हमने यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, दैट इज एडिशन डॉट सी में। एडिशन डॉट सी में जाएगा तो उसको मिल गया यहाँ पर c की वैल्यू 10, तो इसलिए उसने 10 को प्रिंट कर दिया है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का आप जब भी यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हैं दूसरी क्लास में, वो हमेशा एक ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रहती है, अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसको नहीं दिया है कोई भी वैल्यू, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू लेगा वो लेगा इसकी 0, यहाँ पर आ गया है 0। इसी तरीके से जो इसका स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, क्योंकि कहीं भी आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। स्टोरेज डेटा सेगमेंट में जाएगा एंड लाइफ रहेगा इसका टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक्सटर्न को आप एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, ये तब भी काम करेगा। तो इसलिए इसका जो स्कोप रहता है वो रहता है टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरेज क्लासेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो हैं अपने लाइव सेशन में उसे पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आपको लग रहा है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनका आपको एक्सेस बार बार करना पड़ता है, उनको आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास की थ्रू सेव करेंगे। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का आप तब यूज़ करेंगे ऐसे वेरिएबल्स के लिए जिनकी वैल्यू को आप रिटेन करना चाहते हैं फॉर फुल प्रोग्राम के लिए। एक्सटर्न वेरिएबल्स आप उनको बनाएंगे जिनकी वैल्यू आप दूसरी किसी फाइल से उठा रहे हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं आप उनको एज अ ऑटो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टाटा।